नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज हमने लगा दिया है जीके का प्रैक्टिस सेट। और जीके के प्रैक्टिस सेट की यदि हम बात करूं तो इसमें हम बात करेंगे जैसे कला एवं संस्कृति की, भूगोल की, पर्यावरण की, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, खेल कूद, इतिहास और विविध के क्वेश्चन। ठीक है, तो आप आराम से फ्री होकर के बैठ जाइए और कुछ नहीं करना है। ये वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं और इनसे आने की संभावना बनी रहती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जैसा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, एक बार बस आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि कंटेंट में दम है या नहीं है। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि साहित्य और कला का समर्थक राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। तो राजा भोज जो था वो परमार वंश से संबंधित था। ऑप्शन नंबर पहले का क्वेश्चन नंबर पहले का हो जाएगा अभी सी। श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा किसने बनाई थी। तो श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की जो प्रतिमा बनाई थी उसका आंसर हो जाएगा यानी चामुंडराय ने, ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रखा है कि प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में कला का प्रथम स्पष्ट वर्गीकरण किसने किया था। तो नाट्य शास्त्र की यदि मैं बात करूं तो इसका जो मिलता है वो भरत मुनि की ये रचना है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस प्रकार है कि भारत का उल्लेख अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं के रूप में कहाँ मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऋग्वेद में मिलता है हमें स्तूप का उल्लेख, यानी अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं के रूप में। महात्मा बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तु स्तूप में रखी गई थी। मतलब महात्मा बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे, जिन वस्तुओं को अपने उपयोग में लाते थे वो वस्तुएं कहाँ रखी गई हैं ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की यदि मैं बात करूँ तो ये पारिभौमिक स्तूप में रखी गई है। ठीक है ना, पारिभौगिक स्तूप में। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो 6 में कह रखा है इन्होंने कि ये कह रखा है कि वर्तमान में अमरावती स्तूप के अवशेष किस संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। तो अमरावती स्तूप के जो मतलब अवशेष हैं वो कहाँ रखे गए हैं, वो आपके रखे गए हैं लंदन में। ठीक है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा कि पेशावर स्तूप का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था। तो पेशावर स्तूप का निर्माण जो कराया था वो कराया गया था कनिष्क के द्वारा। ठीक है, और पेशावर कहाँ पड़ता है, ये आज वर्तमान में जो पाकिस्तान देश है वहाँ पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अमरावती स्तूप की खोज किस वर्ष हुई थी। तो अमरावती स्तूप की खोज जो हुई थी वो हुई थी आपका यानी ऑप्शन नंबर डी 1797 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अमरावती स्तूप को खोजा किसने था। मतलब 1797 में खोज हुई थी। और यदि मैं बात करूं इसके खोजकर्ता की तो इसके खोजकर्ता थे ऑप्शन नंबर ए यानी मैकेंजी या लॉर्ड मैकेंजी बोल सकते हैं। गोपिका, वहीयक और वर्धक गुफाएं किससे संबंधित है, मतलब कहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नागार्जुन की गुफा समूह की ही ये गुफा है, गोपिका, वहीयका और वर्धिकाएं। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि मंदिर निर्माण की नागर और द्रविड़ तथा बेसर शैलियाँ किस काल में विकसित हुई। यानी मंदिर जो बनते हैं वो नागर शैली में, द्रविड़ शैली में और बेसर शैली में। इन तीनों की यदि मैं बात करूं कि ये जो विकसित हुई थी ये कब हुई थी तो ये विकसित हुई थी गुप्तोत्तर काल में। यानी गुप्त काल के बाद जो काल आया था उसको बोलते हैं गुप्तोत्तर काल। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये कैसे क्वेश्चन है, ये वे क्वेश्चन है जिनका आंसर लगाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। और यदि मैं बात करूं तो आप वीडियो में आगे तक बने रहें, आपको मज़ा आ जाएगा कसम से। और आप ये बताना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें, निम्नलिखित से किस गुफा में पद्मापणि बोधित्व नामक पेंटिंग पाई गई है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो अजंता की जो गुफा नंबर 1 है ना उसमें ये पद्मापणि बोधित्व की नामक पेंटिंग पाई गई है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है ऋग्वेद में अग्नि की उठती हुई ज्वाला के रूप में उल्लेख है। तो इससे रिलेटिव भी एक क्वेश्चन पीछे आया था जो 13 है, तो इसका है स्तूप के रूप में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रखा है कि किस गुफा को विश्व झोपड़ी की संज्ञा दी गई है। तो देखिए किस गुफा को विश्व झोपड़ी की संज्ञा दी गई है, ऑप्शन नंबर बी यानी
चोटी की छितरी गुफा यानी विश्व झोपड़ी गुफा। और यदि हम बात करें तो ये जो है बिहार राज्य में बनी हुई है। किस मंदिर शैली की विशेषता बहुभुजी आकृति के आधार की योजना है? यानी उस मंदिर शैली की विशेषता ये बहुभुजी यानी बहुत सारी भुजाएं होती हैं और उसकी आधार शैली है। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा राइट, ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, यानी बेसर शैली। मंदिर निर्माण की 3 शैली होती है, द्रविड़, नागर और बेसर शैली। ठीक है, द्रविड़ दक्षिण भारत में मिलती है, नागर उत्तर भारत में, और मध्य भारत में जो मिलती है दोनों का मिला जुला रूप मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, इसमें कह रखा निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है? तो सबरीमाला धर्म संस्था मंदिर की अगर मैं बात करूं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी केरल। आपसे सीधा सीधा ये भी पूछ लेता है सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? केरल में। भारत में मंदिर स्थापत्य की वास्तविक नींव किस काल में रखी गई थी? मतलब ये बताना है कि भारत में जो मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ था वो किस काल में शुरू हुआ था या किस काल में मंदिर बनने शुरू हुए थे? तो भैया गुप्त काल में मंदिर बनने शुरू हो गए थे। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस राज्य में या किस जिले में है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर की यदि मैं बात करूं तो ये उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं जिनमें से एक जिला है ललितपुर। यहाँ पर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में इन्होंने हमसे कह रखा है, पूछा है यहाँ पर कि भारत में डोड पत्थर, मेहराब तथा ईंट निर्मित भवन का प्राचीनतम उदाहरण बताओ। तो प्राचीनतम उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो ये हमसे पूछ रहा है, यानी जो कानपुर का भीतर गांव का मंदिर है ना, ये जो है आपका डॉट पत्थर, मेहराब, ये ईंटों से बना हुआ, ये ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत का ईंटों से बना पहला मंदिर कौन सा था? तो भीतर गांव का मंदिर, ये कहाँ पड़ता है? कानपुर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात कर रहे हैं, असम स्थित कामाख्या मंदिर किस शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? मतलब असम है, असम राज्य में एक मंदिर है जिसका नाम है कामाख्या देवी का मंदिर, और हमसे पूछ रहा है किस शैली का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की अगर मैं बात करूं तो ये अहोम शैली में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? मतलब कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो जो बनवाया था वो किस राजा ने बनवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने ये बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 23 की, तो इसमें क्या रखा, सूर्य देवता को समर्पित कौन से मंदिर का आकार रथ जैसा है? मतलब एक मंदिर ऐसा है जिसका आकार रथ की तरह है और सूर्य देवता को समर्पित है, वो मंदिर कौन सा है? तो वो है आपका सन टेम्पल, यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर भी तो बोल देते हैं इसे। और कोणार्क कहाँ पड़ता है बताओ? उड़ीसा में पड़ता है क्या? आगे कह रहे हैं प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस देवता की प्रतिमा विराजमान है? मतलब जो जगन्नाथ मंदिर है उस मंदिर में किस देवता की प्रतिमा है, मतलब मूर्ति है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 24 में। तो भैया इसमें जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, यानी इसके तीनों ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, आबू पर्वत पर स्थित जो माउंट आबू है ना, माउंट आबू पर स्थित यानी तेजपाल मंदिर के गर्भगृह में किसकी प्रतिमा रखी है? तो माउंट आबू पर जो तेजपाल मंदिर है उसके जो गर्भगृह में मूर्ति रखी है यानी प्रतिमा, वो रखी है आपकी चामुंडा देवी की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में ये कह रखा, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो 2.5 दिन का झोपड़े की अगर मैं बात करूं तो ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको 2.5 दिन का झोपड़ा भी बोल देते हैं। वास्तव में ये संस्कृत विद्यालय था जिसको तोड़ फोड़ करके डेंटिंग पेंटिंग करके उसको 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद थी ये बना, मतलब संस्कृत विद्यालय था, मस्जिद बना दी थी इसकी। भुवनेश्वर स्थित किस मंदिर में देउल, जगमोहन, नरमंडप तथा भोग मंडप नामक विशाल कक्ष स्थित है? क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो लिंगराज मंदिर है ना, इस लिंग राज मंदिर के जो मंडप है उनके नाम है देउल, जगमोहन और नरमंडप। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। इसमें कह रखा है राजस्थान में स्थित ऊखा मस्जिद, ये जो ऊखा मस्जिद है कहाँ है? ये राजस्थान में, इसका निर्माण किसने कराया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात कर रहे हैं तो इसका निर्माण कराया था मुबारक शाह खिलजी ने, ये खिलजी वंश का
एक बादशाह था, राजा था। आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 29 कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो बिहार में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सासाराम, वहाँ पर शेरशाह सूरी का मकबरा है। और ये भारत में निर्मित अष्टकोणीय मकबरा है जो एक झील के बीचों बीच में बना है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहे हैं। 30 में कहा गया है कि किस मुगल शासक ने आगरा किले को बनवाया था? तो भैया आगरा का किला अकबर ने बनवाया था और दिल्ली का बनवाया था शाहजहां ने। और आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने करी थी 1504 में। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर रहे हैं। फतेहपुर सीकरी की किस इमारत में गुजराती शैली का प्रभाव है? तो मतलब फतेहपुर सीकरी में जितनी भी इमारतें बनी हैं उन इमारतों में से एक इमारत ऐसी है जिसमें कि गुजराती शैली का प्रभाव है। देखो, जामा मस्जिद नहीं, जोधाबाई नहीं, पंचमहल नहीं, यानी इनमें से कोई ऐसी नहीं है जो यहाँ पर आंसर बैठे। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूँ 32 की, तो 32 इस प्रकार है कि मुगल शासक शाहजहां की सबसे प्रसिद्ध इमारत क्या है? तो शाहजहां ने जो सबसे प्रसिद्ध इमारत बनाई थी वो क्या है? ताजमहल। ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कह रखा है कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 34 सम्राट राज द्वारा बनाया गया तंजावुर का मंदिर किस देवता को समर्पित है? मतलब एक बादशाह था जिसका नाम था राज। इस राज ने तंजावुर का मंदिर बनवाया था और ये मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिव। और शिव का मतलब होता है भगवान शंकर। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या रखा है कि सारनाथ बुद्ध प्रतिमा यानी विश्राम की मुद्रा में झुकी हुई किस मूर्ति कला का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर रहे हैं हम। तो 35 की यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं, ना मथुरा कली, ना गुप्त कला, ना गांधार कली। तो क्या होगा? द्रविड़ शैली होगा या नागर शैली। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि हाँ, ये इसका तो डी हो गया। हाँ, चलिए। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या रखा? गांधार कला किस अवधि के दौरान फली फूली? मतलब जो गांधार कला है उसका जो सही टाइम था किस समय उत्पन्न हुई थी ये हमें बताना है। तो 36 का ऑप्शन नंबर सी, यानी गांधार कला का विकास हुआ था कुषाण काल में। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची स्तूप का निर्माण की अगर मैं बात करूं तो ये कराया था सम्राट अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या रखा? सोमनाथ मंदिर को वर्ष 2025 में किसने लूटा था? तो भैया 2000 सॉरी 1000 है, ये 1025, जो 1025 ईस्वी थी इस समय सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है उसको लूट लिया था। और वो लूटने वाला व्यक्ति कौन था हमें यही बताना है। तो महमूद गजनवी था। आगे चलें? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39। इसमें कह रहा है पद्मासन मुद्रा में जैन प्रतिमा की खोज की थी, यानी पद्मासन मुद्रा में जैन प्रतिमा की जो खोज की थी। और यदि हम बात करें तो प्रश्न ये आता है कि इसमें से यानी चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी सर विल्सम जॉन ने इसकी खोज की थी। सर विल्सम जॉनसन द्वारा मध्य प्रदेश के नचना कुठार से प्राप्त दो जैन प्रतिमाओं की विशेषता बताओ। तो भैया उनकी विशेषता क्या थी? पद्मासन मुद्रा। और यही बात तो इसमें कही गई थी क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात कर रहे हैं। लोहरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ स्थित है? तो जो लोहरिया नंदनगढ़ स्तंभ है वो है आपका बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 44 में क्या रखा है? प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ अवस्थित है? यानी प्रसिद्ध जो लोहे का स्तंभ है वो कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 42 की यदि मैं बात करूँ तो लोहरिया स्तंभ ये कहाँ पर है? आपका दिल्ली में है लोह स्तंभ। ठीक है ना, मौर्य कालीन लोह स्तंभ। और आज भी ऐसे ही है जैसे पहला था, इस पर कोई जंग वगैरह नहीं लगी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। इसमें क्या रखा? अजंता की गुफा किस काल में बनाई गई थी? तो अजंता की गुफा बनाई गई थी भैया गुप्त काल में। एलोरा की गुफाएं निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? तो एलोरा की गुफाएं जो संबंधित है वो आपका हिंदू गुफाएं, बौद्ध गुफाएं, जैन गुफाएं, यानी सभी, ये आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 45 की। आधुनिक भारत के प्रमुख चित्रकार कौन है? तो आधुनिक भारत के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो हैं आपके
यामिनी राय, नंदलाल बोस और शोभा सिंह, मतलब तीनों हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे हम बात कर रहे हैं 46 की। 46 में यदि मैं बात करूं तो ये कह रखा है कि संगीत को पंचम वेद या गंधर्व वेद की संज्ञा देने वाले कौन थे? तो ये ऋषि मुनि ही थे। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। 47 में कह रखा है कि शास्त्रीय संगीत की शैली है, जो शास्त्रीय संगीत है उसकी शैली क्या है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 47 में। तो शास्त्रीय संगीत की शैली हिंदुस्तानी, नाटक और सुगम, ये सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर मैं बात करूं तो इसमें कह रखा है 48 में कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 48 में ये पूछ रहा है कि जो आपका भारतीय संगीत समारोह है उसकी भीमसेन के महोत्सव को आयोजन कब किया गया था? ठीक है, ये 48 पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी पुणे में। अगला क्वेश्चन है संगीत स्वरों में पंच स्वर यानी पै किस देवता को समर्पित है? तो संगीत स्वरों में जो पंच स्वर है यानी कि मतलब पै, ये किस देवता को समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 50, भैरव के गायन की ऋतु और समय क्या है? यानी जो राग भैरव है वो कब गाया जाता है और किस ऋतु में गाया जाता है? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पतझड़ की ऋतु हो, प्रातःकाल का समूह हो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। 51 में कह रखा है कि सितार वादक है, भैया ये बताना है कि निम्नलिखित में से सितार वादक कौन है? क्वेश्चन नंबर 51 में तो भैया ये तो सभी को पता, रवि के शंकर, जया विश्वास, शाहिद फिरोजी, ये हैं, ये सभी तीनों जो है सितार वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रखा है हमसे कि प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 52 की, हाँ क्वेश्चन नंबर 52 की, तो इसमें कह रखा है कि अरविंद पारिख का संबंध बताओ, ये किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सितार। ठीक है भाई दोस्तों, तो दोस्तों ये कला एवं संस्कृति के 52 क्वेश्चन थे जो मैंने करा दिए। अब हम बात करेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो भूगोल से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे इस पर हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे भूगोल के सेशन की। तो देखिए अभी मैंने आपको जो मतलब कला एवं संस्कृति है उससे संबंधित 52 क्वेश्चन कराए हैं, और ये 52 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एकदम ठोस वाले थे। अब हम बात करेंगे भूगोल के सेशन की। भूगोल के सेशन की अगर मैं बात करूं तो लगभग मैं आपको 100 प्लस मतलब 110 क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, और बहुत जल्दी ये 110 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप पेशेंस के साथ बैठे रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। लाइक तो कर दो, चलो लाइक तो कर दो, कर दिया लाइक, चलो आप सब्सक्राइब कर देना भैया, इस बार आपका भला करें, जल्दी से जल्दी आपकी नौकरी लग जा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे एक सब्सक्राइबर बन गए तो भगवान जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना पूरी कर दे। आप जिस भी मानते हैं ईश्वर को, आप किसी भी धर्म से हो, मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आपकी जॉब जल्दी लग जाए और भैया हमारा चैनल भी जल्दी से चल जाए। आप लोगों के सहयोग से ही हमारा चैनल चलेगा। तो सो प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़, समझदार हो, समझ जाओ। अगला क्वेश्चन है भूगोल का पहला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? तो भैया आकाश का नीला रंग दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? मतलब बिग बैंग की थ्योरी जो दी थी वो दी थी ऑप्शन नंबर बी, यानी जॉर्ज लेमेत्रे ने। अगला क्वेश्चन है मास्टर ऑफ गॉड्स, यानी मास्टर ऑफ गॉड्स की उपमा किस ग्रह को दी गई है? यानी मास्टर ऑफ गॉड्स जो कहा जाता है वो किस ग्रह को कहा जाता है? तो वो बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस प्रकार है
कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपका बृहस्पति ही है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह की बात कर रहा है आपके, तो गैनीमीड। बताओगे किसका? चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको, बृहस्पति और शनि। बताओ इन दोनों में से किसका? एक वरुण है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, कि फोबोस और डिमोस ये दो उपग्रह हैं किसके। तो फोबोस और डिमोस जो उपग्रह हैं ये है आपके ऑप्शन नंबर ए मंगल के। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो भैया सबसे अधिक चमकीला ग्रह है शुक्र, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें कहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही से ग्रह को उनके आकार व अवरोही क्रम को दर्शाता है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम, मतलब पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनस, पृथ्वी, मंगल और बुध, ये है। ठीक है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से जानते हैं भैया मंगल ग्रह को। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का एक आंतरिक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहलाता है? तो आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह की मैं बात करूं तो ये जो मंगल है ना, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में इन्होंने क्या कहा है? तो ये 11 में कह रहे हैं भैया कि सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति की प्रक्रिया का नाम है नाभिकीय संलयन। जब ऊर्जा बनती है नाभिकीय संलयन, जब ऊर्जा बिखरती है तो नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रखा है निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो भैया सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो है आपका बुध। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात कर रहे हैं। 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर होती है, कहाँ पर होती है? तो ये होती है आपकी मतलब हाँ 23.5 डिग्री उत्तर में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध बोल सकते हैं क्या, बोल दो। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूं तो 14 में कह रखा है कि, एक मिनट, 14 में इन्होंने हमसे ये कह रखा है कि बसंत विषुव होता है। तो भैया जो बसंत विषुव होता है वो किस तिथि को होता है, या किस तिथि को हम बसंत विषुव बोलते हैं? तो वह 21 मार्च। ठीक है। आगे सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो देखिए सूर्य ग्रहण जब लगता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। एक अक्षांश से यानी डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो एक अक्षांश जो दर्शाता है आपका वो दर्शाता है 111 किलोमीटर को, यानी दो अक्षांशों के बीच की ये दूरी है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रखा है कि किस अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है? तो भैया जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, इसी को हम कर्क रेखा कहते हैं और इसको कहते हैं मकर रेखा। किस प्रकार की चट्टान को परतदार चट्टान के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रखा है मेंटल क्षेत्र में किसकी अधिकता पाई जाती है? जो मेटल क्षेत्र होता है उसमें जो अधिकता पाई जाती है वो पाई जाती है सिलिका और मैग्नीशियम, इन दोनों की पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं जो कि इस प्रकार है भैया। क्वेश्चन नंबर 20, माउंट किलिमंजारो स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। मतलब ये जो माउंट किलिमंजारो है ये निष्क्रिय ज्वालामुखी है और ये कहाँ पर पाया जाता है ये हमको बताना है। तो ये भैया तंजानिया में पाया जाता है माउंट किलिमंजारो। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूँ 21 की, तो 21 में क्या रखा भैया मिलान करो। अब देखिए मिलान कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 की मैं बात करता हूँ। तो ये जो है माउंट एनर, तो माउंट एनर जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। और वहीं यदि मैं बात करूं कि जो माउंट एटना है ये हो जाएगा इटली में। तो आप लगा लो पहले का चौथा, पहले का चौथा इसमें भी है इसमें भी है, और दूसरे का पहला, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और यदि हम बात करें माउंट पेरिकुटिन तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिको में, और माउंट एपो ये हो जाएगा आपका फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रखा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये आपका नेपाल और तिब्बत इन दोनों के बीच में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं, डी आंसर हो जाएगा। पेंटागोनिया का पठार निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? तो भैया पेंटागोनिया का जो पठार स्थित है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी अर्जेंटीना में।
ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 8वां देश है बड़ा। सुमेलित नहीं है, मतलब ये 4 है, 4 में से 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। तो यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 24 की, तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काराकोरम अमेरिका में नहीं है भैया, काराकोरम तो भारत में ही है। बाकी यूराल रूस में, अल्पस यूरोप में है, एटलस अफ्रीका में, ये सही है, ये गलत है ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25, 26 और 27, इन तीनों को निपटा देते हैं। दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में से एक थार रेगिस्तान भारत में कहाँ स्थित है? तो मतलब जो थार का रेगिस्तान है, इसको मैं बोल दूं थार का मरुस्थल, ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका जैसलमेर राजस्थान में, ठीक है, भारत के अंदर। निम्नलिखित में से कपास घास पंपास सॉरी पंपास निम्नलिखित में से पंपास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो भैया पंपास घास के मैदान जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके अर्जेंटीना में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रही है वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी की सतह पर वापस परावर्तित करती है? क्वेश्चन नंबर 27 में, तो भैया जो आयन मंडल होता है ना, यही परावर्ती तरंगों रेडियो की तरंगों को पृथ्वी की सतह से वापस परावर्तित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करने वाले हैं अब। 28 में क्या कह रखा है इसने? 28 में कह रखा है कि ओजोन गैस वायुमंडल की कौन सी परत में? समताप परत, समताप मंडल में पाई जाती है। समस्त मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है? मतलब बिजली का चमकना, बादलों का गड़कना, मतलब आंधी तूफान का आना, ये सारी घटनाएं जो घटती हैं वो घटती है आपकी ऑप्शन नंबर बी यानी क्षोभ मंडल में, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रखा निम्न में से कौन सी सबसे भारी गैस है? तो क्वेश्चन नंबर 30 की अगर मैं बात करूं तो हमें बताना सबसे भारी गैस कौन सी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है, जितनी गैसें रखी है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं कि डोल्ट्रम क्षेत्र पृथ्वी तल पर कितने अक्षांशों के बीच में स्थित है? तो डोल्ट्रम क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 5 डिग्री दक्षिणी, यानी जो भूमध्य रेखा है ना उसके 5 डिग्री उत्तर को और 5 डिग्री दक्षिण को डोल्ट्रम क्षेत्र स्थित है, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 में कह रखा है कि बैरोमीटर के पाठ्यांक के तेजी से गिरावट किसका संकेत है? मतलब जो बैरोमीटर है अगर वो तेजी से नीचे गिर जाता है तो किस चीज का संकेत देता है भैया? तूफान के आने का संकेत देता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर रहे हैं हम कि चीकता साटा पवन किस अक्षांश के निकट आती है? तो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो पवन चलती है बहुत तेज चीखती हुई, साए साए करती हुई, तो उसे चीकता साटा कहा जाता है। हरमट्टन यानी गर्म पवन किस क्षेत्र में प्रवाहित होती है? यानी गर्म पवन है, गर्म हवा है जिसका नाम है हरमट्टन, और ये जो हरमट्टन चलती है ये चलती है पश्चिमी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। इसमें कह दिया भैया मिलान करो। देखो कैसे मिलान करना हमें, मतलब ये कह दिया कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब 4 ऑप्शन में से 3 सही हैं पर एक सुमेलित नहीं है, वो कौन सा सुमेलित नहीं है यही आपको देख करके बताना है। तो देखिए सांतानाओ कैलिफोर्निया ये ठीक है, हुबाब सूडान में ये सही है, थामो जापान में, और मिस्टल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है भैया, तो इसका यही आंसर हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। 36 में कह रखा निम्न में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? मतलब ये जितनी धाराएं हैं ना इनमें से सारी शीत धाराएं दे रखी हैं, लेकिन एक ऐसी है जो शीत ना होकर के क्या है, गर्म है, ठंडी ना होकर के गर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अलगुहार जो है वो गर्म जल धारा है। आगे बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर मैं बात करूं तो ये इस प्रकार है, जैसे कि आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें कहा गया है किस प्रकार के बादल काले रंग के होते हैं तथा अधिक वर्षा करते हैं? तो काले रंग के बादल और अधिक वर्षा करने वाले बादल होते हैं वर्षा स्तरीय बादल। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो जल चक्र में बादलों का जो गठन होता है वो होता है आपका संघनन के द्वारा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 में क्या कह रखा हमसे? 39 में एक तरफ तो दे रखे हैं चक्रवात और दूसरी तरफ दे रखा है देश, यानी कौन सा चक्रवात किस देश में आता है ये हमें सही सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात कर रहे हैं।
देखो भैया, ये बगुइयो बगुइयो जो जलप्रपात है, वो सॉरी चक्रवात है, ये आता आपका फिलीपींस में, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखो आगे बात कर रहे हैं, हरिकेन जो आता है वो हरिकेन कहाँ आता है? हरिकेन आता है आपका यूएसए में। तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, ये हमें मिल गया ऑप्शन नंबर बी में, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइफून कहाँ आता है? तो टाइफून आता है आपका, टाइफून आता है चिली में। और बिलीबिली कहाँ आता है? बिलीबिली आता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 40 और 41 दोनों को निपटा देते हैं भैया। 40 क्या कह रखा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 40 की यदि मैं बात करूँ, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप, ठीक है ना। और नदी द्वीप की यदि हम बात करें तो वो माजुली हो जाता है, जो भारत के असम राज्य में पड़ता है, माजुली। हाँ, क्वेश्चन नंबर 41 में कह रखा है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 41 की यदि मैं बात करूँ तो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे कह रखा है कि इधर महासागर है और उसका अधिकतम गहरा बिंदु है। कौन से महासागर का सबसे गहरा बिंदु है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 42 में। तो यदि मैं बात करूं, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा जो बिंदु है उसका नाम है मैरियाना गर्त, यानी ए का हो जाएगा तीसरा। आगे हमसे कह रहा है आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो ये हो जाएगा मोलान गर्त। आगे यदि मैं बात करूं तो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मतलब खड्डा सुंडा गर्त। और अटलांटिक का बता प्लूटो रिको गर्त। तो ऑप्शन नंबर इसका हाँ, ये ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में कह रहा है कि नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जो नील नदी है वो कहाँ से निकलती है? क्वेश्चन नंबर 43 में हमें ये बताना है। तो भैया नील नदी जो निकलती है वो विक्टोरिया झील से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। अच्छा, नील नदी, हाँ नील नदी विक्टोरिया झील से, देखो विक्टोरिया झील यहाँ भी दे रखा है सी पे, इसका आंसर ये है। इसे मैं देख लेता हूँ, अभी ये मैंने गलत लगा दिया, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ा और आंसर लगा दिया इस पर, क्योंकि उसमें विक्टोरिया झील दे रखा है, इसमें विक्टोरिया झील। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करूँ, 44 में कह रखा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। 45 में कह रखा, मिलान करो। देखो ये तो है नगर और ये है नदी, मतलब कौन सा नगर कौन सी नदी के किनारे बसा है, ये हमें बताना है। तो ये जो खार्तूम है, खार्तूम शहर नील नदी के किनारे बसा है। और वहीं यदि मैं बात करूं, ब्राजा वेले ये जेरे नदी के किनारे बसा है। और रॉटरडम जो बसा है वो आपका राइन नदी के किनारे है। और पेरिस सीन नदी के किनारे है। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। 46 में कह रखा है हमसे क्या कि विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भैया विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बनता है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। ये कह दिया है सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सुमेलित नहीं है, कौन सही नहीं लिखा है, ये हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 की यदि मैं बात करूँ तो जैसे स्वीडन तथा ग्रीनलैंड, ये आपके इसमें कौन सी जनजाति जाती है? लेप्स। अरब मरुस्थल में कौन सी? रुबाला। और बोर्नियो मरुस्थल में पूनान, ये सही है, ये ही गलत होगा, तो ये ही गलत है भैया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। 48 की यदि मैं बात करूं तो 48 में कह रखा है कि कौन सुमेलित नहीं है, ये भी इसी तरह से बताना है हमें। ठीक है, 48 की अगर मैं बात करूं तो 48 में जो है मतलब मैं पहले कच्ची पेन यूज कर रहा था, तो इसलिए कच्ची पेन के एक दो का आपको निशान मिलेंगे लगे हुए। क्वेश्चन नंबर 48 में जो कह रखा है, ये कह रहा है कौन गलत है। देखिए पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन में। अंगामी नागालैंड में। आइनी या आइनू जापान में, ये गलत है। खिरगिज मध्य एशिया में पाई जाती है, यही आपका गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 49 की मैं बात करूं तो 49 में कह रखा है रियाद किस देश की राजधानी है? सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। ऑप्शन नंबर ए। मलेशिया में
किंटा घाटी प्रसिद्ध है। तो जो मलेशिया देश है उसमें जो किंटा घाटी प्रसिद्ध है वो है आपकी टीन के लिए प्रसिद्ध है। सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 51 की, तो 51 में कह रखा है कि निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन भूमि के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भूटान है इसको थंडर ड्रैगन भूमि कहा जाता है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 की अगर मैं बात करूं तो 52 में कह रखा है कि विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। कजाकिस्तान। सबसे ज़्यादा यूरेनियम पूरे विश्व में यही होता है। 53 की बात करूं कि निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है। मतलब जो सेशेल्स गणराज्य स्थित है वो है आपका हिंद महासागर में। मैकेंजी किस देश की सबसे बड़ी नदी है। तो मैकेंजी जो नदी है वो आपकी कनाडा देश की सबसे बड़ी नदी है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, 56, इनको निपटा लेते हैं भैया। 55 में क्या कह रखा है इसमें कि पेरिस शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं पेरिस शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। क्वेश्चन नंबर 56 की अगर मैं बात करूं तो इसमें कह रखा है 56 में कि कनाडियन पैसिफिक रेलवे चलती है। तो कनाडियन पैसिफिक जो रेलवे चलती है ये चलती है आपके यहाँ पर, कहाँ, वैंकूवर और हेलिफैक्स के मध्य। क्वेश्चन नंबर 57 की अगर हम बात करें तो 57 में कह रखा है कि निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। तो जाम्बिया से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, इन तीनों से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है जो 0 डिग्री अक्षांश है। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रखा है इन्होंने कि बाल्टिक देश में कौन शामिल नहीं है। यूक्रेन बाल्टिक देश में शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों बाल्टिक देश में है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। 59 में कह रखा है कि यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस कहाँ स्थित है। यानी एक माउंट मतलब जो माउंट एल्ब्रुस है वो कहाँ पर स्थित है ये हमें बताना है। तो ये भैया रूस में है माउंट एल्ब्रुस। पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंडमान अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया था। यानी पृथ्वी पर सबसे शीत यानी ठंडा तापमान जो रिकॉर्ड किया गया था वो किया गया था आपका 93.2 डिग्री सेल्सियस। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। तो भैया 61, 62 और 63। क्वेश्चन नंबर 61 में इन्होंने ये कहा है संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है। तो ये तो ऑस्ट्रेलिया में है, लगभग 2400 किलोमीटर है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो देखो इसकी ट्रिक होती है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, और यदि हम बात करें तो कर्क रेखा जो है आपका गुजरात से होकर गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा 62 का करेक्ट आंसर। 63 की अगर मैं बात करूं तो 63 में क्या कह रखा है पहले तो ये सुन लो भैया। 63 में हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 63 में कि भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं। 7 देशों से। कौन हो गया, नेपाल हो गया, चीन हो गया और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान। इन 7 देशों से भारत की सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर 64 की मैं बात करूं, 64 में कह रखा है कि भारत में विश्व की कुल आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है। तो पूरे विश्व का 70% आबादी जो है वो भारत में है। मालदीव मिनिकाय क्षेत्रों के मध्य कौन सी अवस्थित है। मतलब ये बताना है कि जो मालदीव है और मिनिकाय है इन दोनों के बीच में कौन सा चैनल स्थित है। तो भैया 8 डिग्री चैनल है। क्वेश्चन नंबर 66 भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु किस राज्य में स्थित है। तो किबुथु की यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश में ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। 67 में कह रखा है कि निम्नलिखित में से किस घाटी, कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। तो भैया देखो करेवास है, भागीरथी है, काठमांडू, अराकू घाटी जो है वो आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। वहीं हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि
इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? मतलब जो महान हिमालय है उसको हम हिमाद्री इसलिए कहते हैं क्योंकि उस पर हिम यानी बर्फ से वो ढका रहता है। तो कौन सा पर्वत शिखर हिमाद्री में नहीं आता है? क्वेश्चन 68 में हमें यही बताना है। तो ये माउंट नाग टिब्बा नहीं आता, बाकी कंचनजंगा, माउंट मकालू और माउंट नंदा देवी आता है। क्वेश्चन नंबर 69 की हम बात करें, गुरु शिखर चोटी किस पर्वत पर स्थित है? मतलब गुरु शिखर जो चोटी है, हाँ हाँ ठीक है, गुरु शिखर की बात कर रहे हैं हम। तो गुरु शिखर जो चोटी है वो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ये हमें बताना है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70 की, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी खासी जयंतिया है। आगे चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 71 की हम बात करते हैं। 71 में कह रखा है कि निम्नलिखित स्थानों में से एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जो जाना जाता है वह आपका जाना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किस नाम से? एमरेल्ड द्वीप समूह। ये भारत का ही क्वेश्चन है, भारत का अंदर है, अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 72 में आ जाओ भैया। 72 में क्या कह रहा है, जरा ध्यान पूर्वक समझ लेना 72 को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता ही है। 72 का राइट आंसर क्या होगा? देखो, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। 72 में ये बताना कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो जोजिला और बुर्जुल्ला जम्मू कश्मीर में ये सही है, और बारालाचा शिपकिला उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये गलत है। ये जो है आपका कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। और यदि हम बात करें थांगला नीति पारा शिवलिक हिमाचल प्रदेश में, ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी नाथुला जलेपला ये सिक्किम राज्य में है, इधर रहा, ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 की हम बात करते हैं। 73 में क्या कहा है? 73 में हमसे कह रहा है कि भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो भारत का रूर जो कहा जाता है वो आपका कहा जाता है दामोदर नदी को, छोटा नागपुर का पठार। क्वेश्चन नंबर 73 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की अगर मैं बात करूं तो इसमें कह रखा है भारत में पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील, तो चिल्का झील जो कि उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। भारत वर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है आपकी सांभर झील, जो कि राजस्थान में पड़ती है। सांभर का मतलब ही नमक होता है। आगे चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। 76 में हमसे पूछ रखा है, 76 में हमसे पूछ रखा है कौन सुमेलित नहीं है? हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, सही है। चचाई जलप्रपात विहर नदी, सही है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा, सही है। और बूढ़ा घाघ जलप्रपात कांची नदी पर, ये ही आपका आंसर है, ये इस पर स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 में करिए, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? क्वेश्चन नंबर 77 की अगर हम बात करें तो भाखड़ा नागल का किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सतलज नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। 78, 79, 80 तीनों को निपटा लेते हैं एक साथ। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि तमिलनाडु के किस जिले में कल्लानई के नाम से जाने जाने वाला ग्रैंडी एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है? मतलब ये बताना जो तमिलनाडु राज्य है उसके अंदर एक बांध है ग्रैंडी एनीकट बांध, और ये बताना है ये कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तिरुचिल्लापारी में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 में हमसे पूछ रहा है कि दुल्हस्ती बांध, अरे दुल्हस्ती तो जम्मू कश्मीर में है भैया। भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन से समूह की है? तो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है कौन से समूह की मिट्टी है, ये हमें बताना है। तो जलोढ़ मृदा ये है, और ये उपजाऊ भी है। आगे चलते हैं। आगे यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 81 की, तो 81 में कह रखा है टी बोर्ड ऑफ इंडिया, टी का मतलब है चाय, टी किसे कहते हैं? चाय को।
टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। ठीक है, कहते कॉल कर लो, चाय बना देंगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफी होती है भारत के अंदर। और वहीं विश्व की हम बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफी होती है ब्राज़ील देश में। देखो, इधर तो दिया क्रांति का नाम, इधर दिया संबंधित, मतलब कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। अगर मैं बात करूं, देखो पीली क्रांति किससे हो जाएगी? तिलहन से हो जाएगी। और वहीं मैं बात करूं एक ही, यानी गोल्डन क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल्डन क्रांति यानी इसका हो जाएगा वी। गोल्डन क्रांति आपका बागवानी एवं शहद से संबंधित है। काली क्रांति की यदि मैं बात करूं तो ये पेट्रोलियम से संबंधित है। तो देख लो क्या हो जाएगा इसका, यानी पहले का दूसरा, तो पहले का दूसरा ये हैगा, और तीसरे का पहला, तो ये है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में। 84 में हमसे कह रखा है कि विश्व प्रसिद्ध हीरा उत्पादक क्षेत्र यानी पन्ना भारत के किस राज्य में? अरे पन्ना, हीरा, पन्ना, तो ये कहाँ पर? हीरे की खान है पन्ना। और पन्ना हीरे की खान कहाँ पाई जाती है? ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। यानी क्वेश्चन नंबर 84 की यदि मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में हमसे कह रखा है कि कौन सुमेलित नहीं है? इस पर ध्यान देना। नहीं शब्द पर कभी आप सुमेलित वाला सही वाला करके चले जाओ, नहीं शब्द पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 85 में हमसे पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो, तांबा चित्रदुर्ग में गलत है, एक तो यही हो गया। और आगे लो अयस्क बेल्लारी में सही है, मैग्नीज भीलवाड़ा में ये गलत है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। 86 में हमसे कह रखा है कि विश्व में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन किस देश में होता है? तो सबसे ज़्यादा जो अभ्रक का उत्पादन होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत में। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं 87 का। इसमें कह रखा है भारत में सोने का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? यानी भारत में सबसे ज़्यादा जो सोने का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? कर्नाटक राज्य में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। 88 में क्या कह रखा है जरा ध्यान दीजिए, ये भी मिलान करने वाला है। ठीक है दोस्तों, यदि ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो, आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसे भैया रिक्वेस्ट समझ लो, या मैं सोचूंगा कि आप लोगों का प्यार मुझे मिल गया है। तो प्लीज़ 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 एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा देना। ठीक है, लाइक तो कर दिया होगा वीडियो को? अरे लाइक नहीं किया है तो अब कर दो भाई, क्या दिक्कत है? ठीक है, ये पार्ट 1 डाल रहा हूँ मैं, पार्ट 2 और डालूंगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं हम। 88 में कह रखा है तेल व प्राकृतिक गैस का आयोग कहाँ पर है? तो भैया ये नई दिल्ली में है। मतलब ये जो ए है, ए का हो जाएगा चौथा। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड ये कहाँ पर है? ये है आपका नागपुर में। और वहीं हम बात करें राष्ट्रीय खनिज निगम, तो ये कहाँ पर है भैया? आपका हैदराबाद में। और ये हो जाएगा पहले में, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की बात कर लेते हैं हम। 89 और 90। 89 में हमसे कह रखा है इसने कि कोयले की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है? तो एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छा कोयला है जो भारत के लद्दाख में पाया जाता है। मिलान कीजिए, सही मिलान छांटना हमें कि कौन सा मिलान सही है क्वेश्चन नंबर 90 में। तो हीरा मध्य प्रदेश में, मैग्नीज महाराष्ट्र में, पेट्रोलियम असम में, मतलब सभी सही है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में कहा है हमसे कि कुंडलुम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कुंडनकुलम परियोजना की यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में यूरेनियम की प्राप्ति होती है? मतलब उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है?
तो ललितपुर जिले में पाया जाता है। सुमेलित नहीं है कौन सा इसमें, ये हमें बताना है। मतलब 4 में से 3 सही लिखे हुए हैं, 1 गलत लिखा हुआ है, वो ही हमें बताना क्वेश्चन नंबर 93 में। नालगोंडा तेलंगाना में सही है, सिंहभूमि झारखंड में, दुर्रा ये ही गलत है, दुर्रा आपका उड़ीसा में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 की हम बात करते हैं। 94 में क्या कह रखा है? 94 में कह रखा है सही मिलान करके कोड चुने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 94 की अगर मैं बात करूं तो यानी जो वाल्को है, वाल्को कहाँ पर है? ये वाल्को स्थित है कोरबा में। और हिंडाल्को की यदि मैं बात करूं तो हिंडाल्को आपका रेणुकूट में है। और वहीं मैं बात करूं नाल्को की, तो नाल्को आपका कोरापुट में है। तो ऑप्शन नंबर आपका वी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। 95 में कह रखा है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका 47A। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन 2 स्थानों पर? ये तो सबको ही पता है, 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करूं कि भारतीय रेल की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? मतलब सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेल है वो है आपकी विवेक एक्सप्रेस, जो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर के मध्य चलती है। क्वेश्चन नंबर 98 में ये कह रखा है कि सुमेलित नहीं है। मतलब 98 की है मैं बात करूं तो ये जो है ना, घाटों का नगर हरिद्वार को नहीं कहते, किसे कहते हैं? वाराणसी को। बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 और 99 के बाद में 100। चलिए, 99 में हमसे कह रखा है कि सुमेलित नहीं है, मतलब 3 सही हैं, 1 गलत यहाँ पर लिखा हुआ है, वो ही हमें बताना है। कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं? मैसूर को। सही है। पृथ्वी का स्वर्ग मनाली, ये गलत है, पृथ्वी का स्वर्ग हम किसे कहते हैं? जम्मू कश्मीर को। क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है कि 2 युग्म सही हैं, निम्नलिखित में से कौन से 2 युग्म सुमेलित हैं, वो ही हमें बताना है। ठीक है, चलिए, तो 2 युग्म सुमेलित हैं, कौन कौन से हैं वो हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 100 की बात कर रहे हैं। यानी केरिया जनजाति ओडिशा में पाई जाती है, पहला सही है, पहला सही है। कुकी उत्तर प्रदेश गलत, यानदी राजस्थान गलत, पलियान तमिलनाडु ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 100 का बी यानी पहला और चौथा सही है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। 101 में कह रखा है कि भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र यानी दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री आपका अंटार्कटिका में है। आगे चलते हैं भाई लोगों। क्वेश्चन नंबर 102 में हमसे ये कह रखा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं आती? मतलब अंटार्कटिका में कोई भी देश नहीं है। ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 102 का बी आंसर हो जाएगा। 103 की हम बात कर रहे हैं। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फिलिन के नाम से जाना जाता है वो कौन सा महाद्वीप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया में एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताओ। मतलब एकमात्र द्वीपीय, मतलब ऑस्ट्रेलिया में द्वीप वाला राज्य कौन सा है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा तस्मानिया। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। 105 में क्या कह रखा? प्यासी भूमि का देश किस देश को कहा जाता है? तो भैया प्यासी भूमि का देश जो कहा जाता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। 105 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 106 की मैं बात करूं तो इसमें कह रखा है भारतीय प्रायद्वीप कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो भैया भारतीय प्रायद्वीप जो है हिंद महासागर में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 107 में 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन बनाया गया था? ठीक है, 107 की हम बात कर रहे हैं। तो सीरियल रेडक्लिफ, और आपको ये पता होगा रेडक्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 108, 109 और 110 की। भारत का अक्षांश विस्तार उत्तर से कितने उत्तर तक है? तो भारत के अक्षांश विस्तार की हम बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री
6 मिनट तक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो इसमें कह रखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है। तो मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है, भारत और चीन के बीच। और यदि मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 110 में कह रखा है कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। तो भैया भारत की स्थलीय सीमा है 15,200। तो दोस्तों 52 क्वेश्चन तो कराए थे हमने कला एवं संस्कृति के, ठीक है, कला एवं संस्कृति के 52 क्वेश्चन कराए थे और 110 क्वेश्चन ये हो गए। तो मेरे ख्याल से 52 और 110 कितना हो गया, यानी 162 क्वेश्चन हो गए आपके 55 मिनट में, ठीक है। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 जल्दी ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, यस सर, बिल्कुल सर, वेरी गुड सर। और पार्ट 2 जब आप कहेंगे ये सही है तभी मैं डालूंगा, ठीक है। बहुत जल्दी पार्ट 2 आपको देखने के लिए मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, चाहे वो एसएससी का हो, आरपीएफ का हो, एनटीपीसी का हो, या इस समय जो इलाहाबाद हाई कोर्ट चल रहा है ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, तो किसी भी परीक्षा में बैठ जाना, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा देना। हमारा चैनल वीपीएस एजुकेशन है, इसे जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, दूसरों का भला भी कर दो। आपका भला होगा जब आप दूसरों का भला चाहेंगे। अगर आप दूसरों का बुरा चाहेंगे तो आपका बुरा होना निश्चित है। दूसरों का भला चाहो, वीडियो शेयर कर दो, औरों का भी भला हो जाए, आपकी नौकरी जल्दी ही लग जाएगी। थैंक यू वेरी मच।